हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं विपिन सिंह आज एक नया टॉपिक लेकर आ गया हूं, जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आज हम लोग बहुत शॉर्ट मेथड से एकदम अच्छे ढंग से इसको पढ़ेंगे और देखते हैं कि किस तरह से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण करते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पुनर्योगज डीएनए। उसके लिए आते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस में आते हैं तो पहला प्रोसेस इसका है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को अलग करना, कहीं किसी बॉडी के किसी भी पार्ट से हम डीएनए को अलग कर लेते हैं। तो दूसरा प्रोसेस है फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। इस डीएनए को हम लोग छोटे छोटे पार्ट में काटते हैं। छोटे छोटे पार्ट में काटने के बाद जो थर्ड स्टेप होता है, थर्ड स्टेप में हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है, पुनर्योगज डीएनए का निर्माण हो जाता है। लेकिन यह प्रोसेस कैसे कैसे होता है, आइए हम ध्यान से देखते हैं इस डायग्राम के माध्यम से। तो ये जो होता है यह ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, और यह ई कोलाई बैक्टीरिया हो गया है, और यह किसी एनिमल सेल से लिया गया डीएनए है। यहाँ पर हम स्टेप फर्स्ट में आइसोलेशन ऑफ डीएनए कर रहे हैं। तो हम इस बैक्टीरिया के इस प्लाज्मिड को, बैक्टीरिया में दो तरह के, जो इकोलाई बैक्टीरिया होता है इसमें दो तरह के डीएनए पाए जाते हैं। एक क्रोमोसोमल डीएनए होता है और एक प्लाज्मिड होता है। तो क्रोमोसोमल डीएनए को ना लेकर हम प्लाज्मिड डीएनए को लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि इसके जो रेप्लिकेशन की दर होती है इसमें अधिक होती है। तो हम इस प्लाज्मिड को आइसोलेट कर लिए, इस बैक्टीरिया से आइसोलेट कर लिए, और यहाँ से जो एनिमल का डीएनए है उसको भी हम यहाँ से इस तरह से अलग कर लिए। हम इसको इस तरह से कर देते हैं डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये हमारा हो गया। तो स्टेप फर्स्ट में दोनों में स्टेप फर्स्ट हो गए। स्टेप फर्स्ट हम लोग देख लिए कि केवल स्टेप फर्स्ट में आइसोलेशन ऑफ डीएनए यहाँ पर हम लोग किए हैं, डीएनए का खंडन कर लिए। तो अब इस स्टेप फर्स्ट में इतना ही करना है। अब स्टेप सेकेंड में आते हैं तो देखते हैं कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। इस डीएनए को हम लोग काटते हैं। डीएनए को, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट न करके इस डीएनए को हम लोग यहाँ से काट देते हैं। तो जो स्टेप सेकेंड है, यहाँ से हम इस डीएनए को काट कर इस तरह से अलग कर लिए। इसको भी काट कर हम लोग अलग कर लिए। तो यह इस तरीके से बन गया। अब यहाँ पर आता है एक बात कि यह काटे हैं तो किसके द्वारा काटे हैं। यहाँ पर हम एक एंजाइम का प्रयोग करते हैं जिसको रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियर एंजाइम कहते हैं, जिसको हम इको आर1 भी लिख सकते हैं। इसका नाम है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियर एंजाइम, जो कि डीएनए को काटने वाला एक एंजाइम होता है। उसको कट कर लिए स्टेप सेकेंड में। अब स्टेप थर्ड में हमारा फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब यहाँ पर हम यदि दोनों डीएनए को जोड़ देते हैं, इन दोनों डीएनए को हम जोड़ देते हैं तो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। इस वाले पार्ट को लाकर यहाँ जोड़ दिए, ये दोनों पार्ट इस तरह से हैं। इस 5 प्राइम टू 3 प्राइम को लाकर यहाँ जोड़ दिए, और 3 प्राइम टू 5 प्राइम को लाकर यहाँ इस तरह से हम लोग डॉट डॉट बिंदु करके जोड़ दिए। ये जो है ये बैक्टीरियल डीएनए है और ये किसी एनिमल का डीएनए है। तो जब हम इस तरह से जोड़ दिए तो हमारा यह तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। और यहाँ पर जो जुड़ाव हो रहा है, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम लोग लाइगेशन कहते हैं, लाइगेशन बोलते हैं। और यहाँ पर इन दोनों डीएनए को जोड़ता कौन है? डीएनए लाइगेज एक एंजाइम होता है। डीएनए लाइगेज एक एंजाइम है जो दो डीएनए को आपस में जोड़ने का काम करता है। यहाँ पर लाइगेशन प्रक्रिया में हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। तो आपको लग रहा है प्रोसेस बहुत छोटे हैं, लेकिन प्रोसेस हमारा यहीं पर खत्म नहीं हुआ। हम लोग स्टेप थर्ड में ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिए, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है। हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बहुत सारे डीएनए चाहिए होते हैं, जिसके लिए हमें इस 2 स्टेप और आगे बढ़ाना होता है। पहले हम देख लेते हैं कि हम लोग ने जो जो प्रोसेस किया वो यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से देखे हैं। डीएनए का आइसोलेट किए हैं, डीएनए को अलग किए हैं, फिर डीएनए को काटे हैं, उसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण कर दिए हैं लाइगेशन प्रक्रिया के द्वारा। लाइगेशन में डीएनए लाइगेज एंजाइम का प्रयोग करके हम लोग उसको जोड़ देते हैं। तो ये प्रोसेस तो हो गए। अब यहाँ पर जो फोर्थ प्रोसेस आता है, इसमें होता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनने के बाद हम लोग इसको होस्ट सेल में ट्रांसफर
ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है उसको होस्ट सेल यानी पोषक माध्यम में हम लोग स्थानांतरित करते हैं। पोषक माध्यम में हम लोग क्या लेते हैं? पोषक माध्यम में इसी बैक्टीरियल जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है उसी को हम लोग उसका होस्ट मानते हैं। होस्ट में लेकर क्या करते हैं? उसी को हम लोग इसका होस्ट बनाते हैं। जैसे इस तरह से है, जब इस होस्ट को हम लोग बनाते हैं तो इसमें हमें एक बात का ध्यान रखना जरूरी होता है कि इसमें प्लाज्मिड नहीं होना चाहिए। ये प्लाज्मिड विहीन यानी विदाउट प्लाज्मिड के होस्ट होते हैं। तो जो फिर इसमें हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इसमें ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखे हैं ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल। तो इसी प्लाज्मिड में इसमें प्लाज्मिड नहीं होते हैं और इस बैक्टीरिया में हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर कर देते हैं। और यहाँ पर ट्रांसफर करने के लिए हमें डाईवैलेंट कैटायन का प्रयोग करना होता है। डाईवैलेंट कैटायन में फॉर एग्जांपल Mn डबल प्लस हो गए, Ca डबल प्लस हो गए। इन सब आयनों की यूज करके हम लोग इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इस होस्ट के सेल में भेज देते हैं, जिससे यहाँ पर इसका वृद्धि होता है, यह डेवलप करता है और अपनी नंबर ऑफ सेल्स में नंबर ऑफ डीएनए में बढ़ाता है। तो इसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए कर लिए, ट्रांसफर कर लिए, तो एक प्रोसेस और हो गया, क्लोनिंग करता है। क्लोनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसके बाद हम लोग यहाँ पर फोर्थ प्रोसेस में स्टेप 4 हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम लोग ट्रांसफर करते हैं। तो इसी जो ये ट्रांसफर किया हुआ डीएनए है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यह अपनी बहुत सारी कॉपी तैयार कर लेता है। ठीक इस तरह आप देख सकते हैं, आपको डायग्राम के माध्यम से बहुत ही इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा। ये साइटोप्लाज्म हो गए और इस तरह से यह कई क्लोन का निर्माण कर देता है। क्लोन क्या होता है? क्लोन अपने पेरेंटल के समान होते हैं, फिजिकली भी और जेनेटिकली भी। जो क्लोन होते हैं वो फिजिकली भी और जेनेटिकली भी अपने पेरेंटल के तमाम गुणों के समान होते हैं। यानी जितने भी प्रॉपर्टीज इनके पेरेंटल में रहेगा, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए में रहेगा, उसका 1% भी चेंज नहीं होगा इसमें। जो ये क्लोन बनेंगे, क्लोन हूबहू अपने पेरेंट के समान होते हैं। तो यहाँ पर क्लोनिंग आप क्लोन कर लिए और हमारे ढेर सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए मोर रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण हो गया। रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण हो गया। यहाँ पर किस बैक्टीरिया के? ई कोलाई बैक्टीरिया में हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के रूप में लिए हैं और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को उसमें ट्रांसफ़र कर दिए हैं, जिससे हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए की अधिक मात्रा मिल गई है। तो इसमें हम लोग 5 प्रोसेस मेनली 5 प्रोसेस देखते हैं। क्या है? आइसोलेशन ऑफ डीएनए, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, ट्रांसफर फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल, और जो लास्ट प्रोसेस है क्लोनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल, क्योंकि होस्ट सेल में ही उसका क्लोनिंग होगा। तो यहाँ पर मेन हम लोग यदि डायग्राम पे ध्यान दें तो हमारे डायग्राम के मीडियम से हम पूरे प्रोसेस को आसानी से समझ सकते हैं। कि यहाँ पर एक हम ई कोलाई बैक्टीरिया लिए हैं। यह बैक्टीरिया में क्या होता है? प्लाज्मिड होता है, कैप्सिड होता है और उसका ये क्रोमोसोमल मटेरियल है, और यह साइटोप्लाज्म है जो कि जिसे हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं। तो इस तरह से अब ई कोलाई बैक्टीरिया हो गया और यह किसी एनिमल का हो गया, वह यह ई कोलाई हो गया, वह किसी एनिमल का हो गया। हम लोग यहाँ पर फर्स्ट प्रोसेस आइसोलेशन ऑफ डीएनए का करके डीएनए को अलग कर लिए दोनों से, इस बैक्टीरिया से भी और इस एनिमल से भी। अलग करने के बाद स्टेप जो सेकेंड आता है, सेकेंड स्टेप में हम लोग फ्रेगमेंटेशन करते हैं, डीएनए को काटते हैं। डीएनए को जैसे डीएनए बहुत बड़ा है, इस तरह से हमारा डीएनए मिला है,
तो हम लोग इतने बड़े डीएनए को हमें जोड़ने के लिए अधिक प्रोसेस की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसको छोटा करने के लिए हम लोग डीएनए को छोटे छोटे खंड में काट लेते हैं। तो यह जो सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, हम लोग इस डीएनए को काट लिए। तो अब इसके बाद इस प्रोसेस में यही करना है। थर्ड प्रोसेस में क्या आता है कि स्टेप थर्ड में लाइगेशन की प्रक्रिया आती है, जो कि एकदम मेन इम्पॉर्टेंट है। यहीं पर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण होता है। इस डीएनए को मान लीजिए यह कोई है और यह फॉरेनर डीएनए है। इस फॉरेनर डीएनए से इस इकोलाई बैक्टीरिया के डीएनए को हम लोग जोड़ देते हैं, और जोड़ने का काम डीएनए लाइगेज एंजाइम करता है, जो कि दो डीएनए को आपस में जोड़ने का काम करता है। यहाँ पर जोड़ दिए, यहाँ पर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण हो गया। लेकिन यह प्रोसेस हमारा यहीं पर खत्म नहीं हुआ। जैसे यदि बोर्ड के एग्जाम में आ गया तो हमें यह पूरा तो फिगर बनाना ही है, इतने प्रोसेस को करना है, क्योंकि उसमें जब पूछता है तो मैक्सिमम मार्क्स में पूछेंगे। तो हमारा यहाँ पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए तक हम बना लिए। उसको आगे वाले स्टेप में, यदि मेरे पास टाइम है तो उसके आगे वाले स्टेप में हमें यह दिखाना होगा कि हमने इसको होस्ट सेल में ट्रांसफ़र किया। यहाँ पर हमने ट्रांसफ़र किया है, जो स्टेप 4 है, यहाँ पर हमने ट्रांसफ़र किया है, ट्रांसफ़र ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल। और स्टेप 5 में क्या हुआ है कि वहीं रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्लोनिंग कर लिया है। और क्लोनिंग यह कैसे करता है, हम लोग क्यों केवल इसी प्लाज्मिड को लिए, प्लाज्मिड को इसलिए लिए क्योंकि ये इसके पास क्लोनिंग साइट बहुत अधिक होती है। यह क्लोनिंग करने की क्षमता होता है, बहुत अधिक मात्रा में रखता है, इसलिए हम लोग इसको लेते हैं, जिससे कि हमारा अधिक से अधिक मात्रा में रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को आई होप आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण होता है। बीच बीच में जो प्रोसेस नहीं आया हो, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किस तरह से इसका हुआ है। आपको यदि नहीं समझ में आया तो नहीं आया होगा तो आप कमेंट में ज़रूर करिएगा, और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसको देखिए किस तरह से हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे कि किस तरह से हम लोग इंसुलिन प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करते हैं, इंसुलिन प्रोटीन है, लेकिन हम लोग उसको एक हार्मोन कहते हैं, इसलिए हमने कहा कि हम इंसुलिन प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इंसुलिन जानिए, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो कि प्रोटीन का बना होता है, इसलिए हम लोग उसको प्रोटीन भी कर सकते हैं, हार्मोन भी कर सकते हैं। तो पहले हम लोग ये जान लें कि किस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण हो गया है। यदि यह स्टेप समझ में आएगा तो अगला वाला वीडियो आपको समझने में आसानी होगी। थैंक्स फॉर वॉच।